So today I want to study on the topics of different types of alternating current circuit। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने ये देख लिया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो क्रिएट होता है वो वोल्टेज इस एक्सप्रेशन से क्रिएट होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट हमारी क्रिएट हो रही है वो रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये सेम फेज में कहे जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में जोड़ दें तो क्या स्थिति होगी, या कैपेसिटर के सिरों के बीच में जोड़ दें तो क्या स्थिति होगी, या इंडक्टर के सिरों के बीच में जोड़ दें तो क्या स्थिति होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला देखेंगे जब परिपथ में प्रतिरोध R हो, when circuit contains resistance R, when circuit contains resistance R, ये हमें देखना है कि जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को और प्रतिरोध के सिरों के बीच में जोड़ें तो क्या स्थिति होगी। ये देखें कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ हाई वैल्यू को प्राप्त करेंगे या उसमें से कोई अग्रगामी या पश्चगामी की स्थिति बनेगा, इस बात को इसमें देखना है। तो इसे देखने के लिए हम एक प्रतिरोध, एक प्योर ओमिक रेजिस्टेंस R कंसिडर कर लेते हैं। ये शुद्ध ओमी प्रतिरोध R ले लेते हैं और इसके सिरों के बीच हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। ये वोल्टेज हमारा क्रिएट करेगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का ये सर्किट सिंबल है, ये परिपथ प्रतीक चिन्ह है। जब ऐसा कहीं बना हुआ होगा तो आप समझेंगे कि वो सोर्स हमारा AC सोर्स है। अब इसको ले जाएंगे हम प्रतिरोध R के सिरों के बीच में जोड़ देंगे तो इसका कनेक्शन हम कर देंगे ये प्योर ओमिक रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच में, ये स्थिति हो जाएगी। और इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज क्रिएट होगा ये वोल्टेज V ये मान लिया जाए, और जो करंट यहाँ सप्लाई होगी इसके अकॉर्डिंग उस करंट को हम कंसिडर कर लें I। तो हम ओमिक रेजिस्टेंस है तो ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम के नियम के आधार पर ये होगा कि V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। जो अप्लाइड वोल्टेज हमारा है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ये इतना ये सप्लाई दे रहा है इसके सिरों के बीच में, और ये बार बार चेंज होगा तो यहाँ भी क्या होगा, वो चेंज होगा। तो ये हमारे पास अप्लाइड V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इतना हमने अप्लाई किया है। और यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज V है, और करंट इसमें कितनी सप्लाई हो रही है I। अब यही देखना कि यही करंट में और इस वोल्टेज में सब दोनों सेम फेज में है या कोई लीड या लैग की स्थिति में है, कोई अग्रगामी है या कोई पश्चगामी है। तो यहाँ पर ओम का नियम हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। I को फ्री करें तो I इज इक्वल टू V के अपान R, I इज इक्वल टू क्या मिल गया, V के अपान R। अब यही करंट की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या स्थिति आएगी, जहाँ V जो है, जो सप्लाइड वोल्टेज हमारा है ये V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम V के जगह पर इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको लिखेंगे, ये हमें दे देगा करंट I इक्वल टू V के स्थान पर कितना लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी।
ये वी नॉट साइन ओमेगा टी अपान आर। ये क्लियर? यहाँ से हम वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज की जगह पर रखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपान आर। फिर इसको हम अगर एक साथ कर लें, ये हमारा ये वी नॉट अपान आर और इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखिए V बाई आर जो होता है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, ये करंट को देता है। वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस क्या देता है? वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस ये करंट को देता है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, पीक वैल्यू है, पीक वोल्टेज है, ये शिखर मान है। और ये टोटल रेजिस्टेंस है जिसके सिरों के बीच में हमने जोड़ा है। तो ये टोटल है, माने ये अधिकतम प्रतिरोध है। अधिकतम प्रतिरोध क्या है? अधिकतम प्रतिरोध आपका कितना है? आर है। और उसके बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, अधिकतम वोल्टेज कितना है? V नॉट है। क्लियर? तो अधिकतम और अधिकतम का वोल्टेज और करंट का रेशियो जब करेंगे तो हमें अधिकतम धारा मिलेगी, तो धारा का शिखर मान मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्ड हमें ये हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं सिंस V नॉट अपान आर इज इक्वल टू I नॉट। क्लियर? तो हम इसकी जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो हमें ये मिल जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा, ये इट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट के लिए एक्सप्रेशन तैयार हो गया। तो अब हम लोग देख लें इसको कि जो स्थिति हमारी बनी हुई थी कि रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो अप्लाई किया है, तो ये वोल्टेज की सप्लाई हमें ये दे रहा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई हो रही है। और करंट उसमें जो जा रही है वो मिल रही I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर फेज जो है दोनों के लिए ओमेगा टी है, यहाँ भी फेज क्या है? ओमेगा टी है, और यहाँ भी फेज क्या है? ओमेगा टी है। तो दोनों के लिए, और ये पीक वैल्यू करंट की है और ये पीक वैल्यू हमारी वोल्टेज की है, तो दोनों सेम फेज में दिखाई दे रहे हैं। अगर साइन के कोणांक में यहाँ पर कहीं पर यहाँ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ होता तो हम कहते हैं कि उतना फेज में वो आगे है या उतना फेज में वो पीछे है। जब साइन के कोणांक, आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फेज में, फेज जो साइन का कोणांक होगा वही फेज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के लिए साइन के फेज सेम आ रहे हैं, ओमेगा टी और ओमेगा टी, इसका मतलब कि प्रतिरोध के सिरों के बीच में अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दें, उसको जोड़ दें, तो वोल्टेज और करंट, जो हमारा ये वोल्टेज है और ये जो करंट है, ये सेम फेज में होंगे। ये क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, एक ही कला में होंगे, माने एक ही पोजीशन में होंगे। कला का तात्पर्य होता है कि पोजीशन हो, सेम फेज में होंगे। सेम फेज का तात्पर्य कि जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगी, जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट भी हाई होगी। तो इसको हम, जो इसका वेव डायग्राम होता है, जो तरंग आरेख होता है, उसको तरंग आरेख के द्वारा हम अगर रिप्रेजेंट करें वोल्टेज और करंट को, तो इस तरीके से हम इसका वेव डायग्राम बना सकते हैं। इधर हमारा उसका फेज का है ओमेगा टी का, और ऊपर की वैल्यू ये प्लस होगी, नीचे की वैल्यू ये माइनस लेंगे, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज जो किए हैं, अप्लाइड वोल्टेज के लिए हम ग्राफ इसको प्लॉट करें, इसका वेव डायग्राम बनाएं, तो ये अप्लाइड वोल्टेज का होगा। और दोनों में कोई फेयर डिफरेंस नहीं है। जो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ जो ओमेगा टी है उसका भी फेज वही है। जो हमें प्राप्त हुआ करंट सप्लाई का I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ जो ओमेगा टी है उसका भी फेज वही है, दोनों सेम फेज में हैं। इसलिए जब करंट को हम इसमें ले जाएंगे तो करंट भी इसी हिसाब से जाएगी। जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट भी हाई होगी, जब वोल्टेज लो होगा तो करंट भी लो होगी। अगले हाफ साइकिल में जाएंगे तो जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट हाई होगी, जब वोल्टेज लो होगा तो करंट भी लो होगी। ये वेव डायग्राम हो गया इसका, ये वोल्टेज के लिए हो गया, और ये डॉट डॉट जो ये बनाया गया है ये क्या है? ये करंट के लिए हो गया। लेकिन ये वेव डायग्राम है, ये तरंग के रूप में ऐसे दिखता है, इसलिए इस डायग्राम का नाम पड़ता है वेव डायग्राम। ये वेव डायग्राम तब के लिए है जब रेजिस्टेंस के सिरों के बीच में हमने एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, और ये सर्किट जो हमारी बन रही है इसमें प्योर ओमिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कुछ भी यहाँ नहीं लगा हुआ है। ठीक,
अब हम इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो फेजर डायग्राम कला आरेख बनाने के लिए हम कला आरेख ये बनाएंगे और कला आरेख में दोनों सेम फेज में हैं। ये हमारा हो गया वोल्टेज का और ऐसे ही सीधा चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा किसका, करंट का। दोनों में सेम फेज है। इन दोनों को हम जरूरत पड़ने पे एक ही लाइन पर दिखा सकते हैं। तो ये फेजर डायग्राम होगा जब ओमिक रेजिस्टेंस हमारे पास होगा। और अगर इसका पीक वैल्यू के आधार पर हम फेजर डायग्राम दिखाना चाहते हैं तो इसका फेजर डायग्राम ये हो जाएगा। ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मानी गई लाइन होती है। फेजर डायग्राम बनाते समय, फेज के बारे में बताते समय आपको बताया गया है कि इसमें जब हम पीक वैल्यू को टेकअप करेंगे तो ये दोनों का जो फेज है हमारा ओमेगा टी सेम फेज पर है और इसी पे ये वोल्टेज भी होगा V0, इसी पे ये करंट भी होगा I0 या I0, ये दोनों बोलते हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो ये वोल्टेज और करंट और वोल्टेज के लिए इसी पे दोनों रिप्रेजेंट होगा, वोल्टेज और करंट के लिए। तो ये डायग्राम, फेजर डायग्राम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस फेजर डायग्राम को ये देखेंगे तो यहाँ से हमारी अल्टरनेटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट के अंतर्गत में ये पहली सर्किट जाकर के फाइनल होती है कि जब शुद्ध प्रतिरोध R के सिरों के बीच हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ते हैं तो वोल्टेज और करंट में कोई अग्रगामी और पश्चगामी नहीं होगा, दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं।